हेलो स्टूडेंट्स, दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं संक्षारण। इंग्लिश में इसको कहते हैं कोरोजन, CORROSION, कोरोजन। संक्षारण क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ बोलना चाहूँगा। प्लीज़ कृपया ध्यानपूर्वक सुने। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यदि किसी छात्र को कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई समस्या आ रही, हो सकता है उसको लिखने में समस्या हो सकता है उसको समझने में समस्या हो सकता है कि किसी का डाटा बहुत ज़्यादा जा रहा हो जिससे बच्चा पढ़ नहीं पा रहा हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर पाते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पर हमें कमेंट करके बताएं या फ़ोन करके हमें बताएं कि सर हम लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। तो प्लीज़ आप लोग कैसे भी करके अपना कोर्स कंप्लीट करिए, मुझे अपनी समस्या को आप बताइए, तभी तो हम आपकी समस्या सुनेंगे। जब आप हमें समस्या ही नहीं बताओगे तो हम तो अपना पढ़ाते रहेंगे। क्या फ़ायदा ऐसे पढ़ाने से जब तक आपको समझ में ही नहीं आ रहा। तो प्लीज़ इसलिए आप लोग लिखने में अगर प्रॉब्लम आ रही तो मैं आपको कुछ हमें बताइए, हम उसके लिए हम कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे, ठीक है। और समझने में दिक्कत आ रही हो या हम समझा नहीं पा रहे हो तो हमें बताइए, सर आप समझा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, या लिखने में प्रॉब्लम आई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपसे अनुरोध है जिससे कि मैं वीडियो को अच्छा से अच्छा आपके पास भेज सकूं। तो अब बात करते हैं संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? जो धातुएं होती हैं बेटा, धातुएं क्या होती हैं, जब उनको हम पानी में छोड़ देते हैं या नम वायु में छोड़ देते हैं, नमी की उपस्थिति में छोड़ देते हैं तो उन पर काई जम जाती है, काई, जिससे लोहा जंग खा जाता है ना। तो वो लोहे में जंग लगना वो संक्षारण होता है, जिससे लोहा धीरे धीरे गलता जाता है और समाप्त हो जाता है, गल जाती है छड़। लोहा है, धातुएं हैं, लोहे कोई भी हो, पीतल भी है, तावा है, बहुत सी धातुएं होती हैं जो नम वायु की उपस्थिति में धीरे धीरे क्या होती है, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, ठीक है। तो उस क्रिया को संक्षारण कहते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? डेफिनेशन आप स्टार्ट लिखेंगे, लिखिए। जब कोई धातु, मेटल, नमी 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 ऐसे लिखते हैं, नमी अथवा वायु की उपस्थिति में क्षतिग्रस्त हो जाती है। क्षतिग्रस्त, क्षतिग्रस्त का मतलब खराब, क्षतिग्रस्त या खराब हो जाती है, तब इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। देखिए, जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग कैसे होती है? लाल भूरे रंग की, है ना, लाल, हल्का लाल होता है, भूरा होता है, लाल भूरे रंग की परत जंग जाती है, उसको लोहे में जंग लगना कहते हैं। अभी अभी जानेंगे लोहे में कैसे जंग लगती है। तो लोहे में जंग लगना, कौमा, तांबे और पीतल पर हरे रंग की परत का जम जाना, कौमा, धातुओं की चमक धीरे धीरे समाप्त हो जाना। चमक धीरे धीरे, चांदी है, धीरे अगर उस पर जंग लग गई तो धीरे धीरे उसकी चमक समाप्त हो जाती है। पैरों में तोड़ियाँ जो है पहनते पहनते क्या होता है, वो थोड़ी काई सी जम जाती है, मतलब चमक खत्म हो जाती है। जब नई लेके आते तो चमक अलग होती है, और जब पुरानी हो जाती है तो चमक अलग हो जाती है, क्योंकि उसमें एसिड की वजह से थोड़ी थोड़ी वो संक्षारित हो जाती है, ठीक है, कमी हो जाती है, इसलिए उनकी चमक जो है खत्म हो जाती है। संक्षारण, उसी को हम संक्षारण कहते हैं, ठीक है। अब संक्षारण बेटा दो प्रकार का होता है, ये लिखना नहीं है, प्रकार नहीं लिखनी, समझने। संक्षारण दो प्रकार का होता है, एक होता है शुष्क संक्षारण, सूखा संक्षारण जिसे कहते हैं, ठीक है। तो एक दूसरा होता है रासायनिक संक्षारण, जिसको कहते हैं नम संक्षारण, ठीक है। शुष्क संक्षारण क्या होता है? जब गैसें, वायुमंडल की जो गैसें होती हैं वो गैसें धातुओं से क्रिया कर जाती है ना। इसका मतलब क्या डेफिनेशन बनेगी संक्षारण की? जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित गैसों से क्रिया करके क्षतिग्रस्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तब इस क्रिया को शुष्क संक्षारण कहते हैं, ठीक है। नम संक्षारण क्या है कि जब कोई धातु नमी की उपस्थिति में क्षतिग्रस्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, तब इस क्रिया को नम संक्षारण कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक, चलिए अब बात करते हैं संक्षारण होता कैसे।
तो डालेंगे हेडिंग संक्षारण की क्रियाविधि। संक्षारण की इंपोर्टेंट लगा लें बेटा, इसको आप इंपोर्टेंट लगा लें, क्रियाविधि भी इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है संक्षारण की क्रियाविधि। संक्षारण कैसे जंग लग जाती है ना, संक्षारण की क्रियाविधि हम किससे लगा सकते हैं, लोहे में जंग लगना। तो आप इसको लोहे में जंग लगना भी लिख लीजिए, क्वेश्चन आ जाए लोहे में जंग कैसे लगती है, उसकी रासायनिक क्रिया लिखिए, तो आप यही लिखेंगे जंग लगना, लोहे में जंग लगना। और बेटा लोहे में जंग लगना क्या क्या बन जाता है, विद्युत रासायनिक सिद्धांत। ठीक है, ये किसके द्वारा बनता है, विद्युत रासायनिक सिद्धांत। क्वेश्चन आ जाए लोहे में संक्षारण की क्रिया का विद्युत रासायनिक सिद्धांत समझाइए, तो यही है। तो इसको लिखेंगे या करके संक्षारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत। संक्षारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत यही है। ठीक है, इसलिए ये तीनों हेडिंग एक ही है, मोस्ट इंपोर्टेंस को लगा लें। ठीक है, संक्षारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत आता है तब ये लिखेंगे, लोहे में जंग लगना तब ये लेंगे। अब देखिए लोहे में जंग लगती कैसे, आइए जानते हैं, इसको प्रैक्टिकल के तौर पर हम समझेंगे। क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपने लोहे की रॉड ले ली, सरिया जिसे बोलते हैं, उस सरिया को क्या कर दिया आपने, खुले वायु में छोड़ दिया, हवा में छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ दिया तो क्या होगा, जब हवा में आप छोड़ देंगे नम वायु में, ये आपकी सरिया रही। समझना, अभी लिखना नहीं है, इसकी केवल हेडिंग डालना, अभी लिखना हम बाद में बताएंगे। तो ये आपकी सरिया है। ठीक है, ये आपकी सरिया है आपकी। ठीक है, क्या होगा कि जो वायुमंडल में जो गैसें होती हैं, वायुमंडल में गैसें कौन कौन सी होती हैं, CO2 होती है ना, H2 तो कम होती है, Cl2 होती है, SO2 होती है, कई सारी गैसें होती हैं जो क्या करती हैं, ये सभी गैसें क्या करती हैं, नम वायु अर्थात नमी की उपस्थिति में क्या बनाती हैं, अम्ल बनाती हैं। क्या बनाती बेटा, अम्ल। नमी क्या है, H2O, H2O की उपस्थिति में क्या बनाती है, अम्ल। इन दोनों को जोड़ दो तो अम्ल बनेगा। ठीक है, जैसे H2O को मैं इसके साथ जोड़ दूं तो क्या बनेगा, H2, और ये O इस O से मिलेगा, कितने हो जाएंगे वो, 2 और 1 को 3, तो क्या बन जाएगा H2CO3। तो ये बन गया आपका अम्ल। समझ में आ रहा है, इसका मतलब CO2 को अगर जोड़ दें H2O से, अगर आपके वायुमंडल में ज़्यादातर CO2 है तो CO2 H2O से मिलकर के बनाएंगे H2CO3, इसका नाम है कार्बनिक अम्ल। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे ही अगर इसकी इससे क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसकी इससे क्रिया कराएंगे बन जाएगा सल्फ्यूरस अम्ल। ठीक है, इसका मतलब एसिड का निर्माण करती है। वो एसिड क्या होता है जो इनसे एसिड बनता है, ठीक है, वो एसिड छोटी छोटी बूंदों के रूप में, इस तरह से छोटी छोटी नन्ही नन्ही बूंदों के रूप में इस छड़ के चारों ओर जमा होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ऐसे इसकी बूंदों, छोटी छोटी बूंदों के रूप में जमा हो जाता है। ठीक है बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है, ऐसे छोटी छोटी बूंदों के रूप में क्या जमा हो गया, एसिड, H2SO4 है ना, H2SO4 हो सकता है, H2CO3 हो सकता है, HCl हो सकता है, कोई भी अम्ल हो सकता है, एसिड जमा हो जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, एसिड जमा हो जाता है, फिर क्या होता है, जब धीरे से वायु इसमें से प्रवाहित होती है, वायु हवा, वायु माने O2, जैसे वो वायु हवा प्रवाहित होती है तो हवा क्या कर जाती है, कैथोड का कार्य करने लगती है उस समय। ठीक है, कहाँ, जहाँ अशुद्धियाँ होती हैं, इस क्षण पर जिस स्थान पर ज़्यादा अशुद्धि होती है उस स्थान पर O2 अवशोषित हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, और एक सेल का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से एक सेल बनता है। देखिए कैसे सेल बनता है, तो क्या होगा, ऊपर वाला जो सिरा जो O2 बह रही है, O2 आपका कैथोड का कार्य करेगी, कैथोड बन जाएगा O2। लेकिन ये O2 किस जगह कैथोड बनेगी, जहाँ इम्प्योरिटी ज़्यादा है, अशुद्धियाँ ज़्यादा हैं। हो सकता है जो पूरी रोड है उस रोड पर जहाँ पर हल्की सी फुल्की अशुद्धि है, उस अशुद्धि पर O2 जाकर जम जाएगी। ठीक है, और कैथोड का कार्य करने लगेगी। अब एनोड, अब इसमें जो अम्ल दिखाई दे रहा है, ये वाला जो अम्ल है, ये छोटी छोटी बूंदों के रूप में जो जमा है, ये अम्ल जो बना H2CO3 हो सकता है, मैंने बताया है ना,
H2CO3 हो सकता है, H2SO4, कोई भी एसिड हो सकता है। और एसिड हमेशा लिक्विड अवस्था में होते हैं और लिक्विड पदार्थें वैद्युत अपघट्य का कार्य करती हैं। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो ये आपका वैद्युत अपघट्य हो जाएगा, वैद्युत अपघट्य। इसका मतलब यही अपने आयनों में टूटेगा, ये इसी की वजह से रिएक्शन होगी। और एनोड कौन सा होगा? ये जो छड़ दिखाई दे रही काली वाली, ये काली वाली छड़ आपकी एनोड का कार्य करेगी। ये काली जो छड़ है, जो छड़ गलती है, वो एनोड का कार्य करती है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब है एक छोटा सा विद्युत रासायनिक सेल बन जाता है किस स्थान पर? जहां इम्प्योरिटी होती है। तो ये अशुद्धि, अगर ये यहां पर ज्यादा अशुद्धि है, इतनी बड़ी छड़ है, इतनी बड़ी छड़ के जिस किनारे पर ज्यादा अशुद्धि है, उस स्थान पर O2 कैथोड रूप में जम जाएगी। ठीक है, अगर यहां अशुद्धि है तो यहां पर O2 कैथोड रूप में जम जाएगी। लेकिन ये पूरा सिरा यहां से यहां तक पूरी छड़ एनोड ही रहेगी। छड़ पूरी की पूरी छड़ एनोड का कार्य करेगी। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं बेटा, जो धातुएं सक्रिय होती हैं, जिन धातुओं की क्रियाशीलता ज्यादा होती है, अर्थात जिनका इलेक्ट्रोड विभव कम होता है, क्रियाशीलता ज्यादा होती है, जो इलेक्ट्रोड विभव कम होती है, वो विद्युत रासायनिक श्रेणी, जो आपको पिछली वीडियो में बता चुके हो, विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे नीचे रखी जाती हैं। तो नीचे वाली धातुएं जो होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, जो नीचे धातुएं होती है, उन्हीं को एनोड बनाते हैं। पिछली वीडियो में बता चुके हैं। एनोड क्यों बनाते हैं? क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, इलेक्ट्रॉन क्रिया करती हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागती है। इस क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो एनोड पर सदैव क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर क्या होता है? पिछली वीडियो में बता चुके हैं, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन किधर? इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और किस पर जाएंगे? कैथोड पर जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कैथोड पर जमा होंगे। किधर से होते हुए? रास्ता कौन सा है? ये वैद्युत अपघट्य से होते हुए गुजरेंगे। इसका मतलब इसके अंदर से होते हुए तब कैथोड पर जाएंगे। इसका मतलब इसमें कुछ हलचल पैदा करेंगे, ये कौन? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। तो ये बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको लिखते कैसे? तो लिखने स्टार्ट करें, उसके बाद रिएक्शन हम आपको कराएंगे, इनकी रिएक्शन कैसे करते हैं लिखेंगे। लिखिए कि संक्षारण की क्रियाविधि को, संक्षारण की क्रियाविधि को लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगने से समझाया जा सकता है। हम लोहे में ऐसे बहुत सारे, पीतल में भी लगा सकते हैं, है ना, तांबे में लगा सकते हैं, लेकिन हम लोहे में जंग लगना आपको ज़्यादा समझा रहे हैं कि लोहे में जंग लगना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझा सकते हैं। ठीक है, क्या बोला कि संक्षारण की क्रियाविधि को लोहे में जंग लगने से समझाया जा सकता है। ठीक है, जब लोहे को नम वायु में खुला छोड़ देते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित गैसें नमी की उपस्थिति में अम्ल का निर्माण करती हैं, एसिड बनाती हैं। ठीक है, एसिड बोलते हैं हम लोग को, अम्ल का निर्माण करती हैं। वही अम्ल उस लोहे के चारों तरफ छोटी छोटी बूंदों के रूप में जमा हो जाता है, छोटी छोटी बूंदों के रूप में जम जाता है, जमा हो जाता है, जो वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है, जो इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है। क्योंकि इससे सुचालकता बढ़ जाती है, छड़ की सुचालकता आ जाती है, अम्लों से सुचालकता बढ़ जाती है, जो वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। और जब ऊपर से हवा बह रही होती है, ऊपर से बह रही हवा, ऐसे ऊपर से प्रवाहित हो रही वायु, वायु माने O2, ऊपर से प्रवाहित हो रही O2 किसी अशुद्धि वाले स्थान पर कैथोड का कार्य करती है। किसी अशुद्धि वाले स्थान पर, जहां भी अशुद्धि ज्यादा होगी, ठीक है, अशुद्धि वाले स्थान पर कैथोड का कार्य करती है। और आप सोच रहे सर कहीं अशुद्धि है ही नहीं, तो नहीं बेटा, कहीं ना कहीं अशुद्धि जरूर होगी, और नहीं होगी तो वो अशुद्धि अपने आप बना लेगी, धीरे धीरे गलता जाएगा, अशुद्धि हो जाएगी। तो कैथोड का कार्य करता है। तथा लोहे की छड़, लेकिन उस समय लोहे की छड़ एनोड का कार्य करती है। इस प्रकार
इस प्रकार लोहे की सतह पर, सतह में पृष्ठ पर, लोहे की सतह पर एक छोटा विद्युत रासायनिक सेल, जिसको हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल, है ना, एक छोटा सा विद्युत रासायनिक सेल, जिसको हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल बन जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि लोहे की सतह पर विद्युत रासायनिक सेल कैसे बनता है, तो आप जान लेंगे कैसे बनता है। क्योंकि जब लोहे को हम खुली हवा में या खुली नम वायु में छोड़ देते हैं, तो नम वायु में जो नमी होती है वो वायुमंडल की गैस उस क्रिया करके अम्ल बनाती है। वो अम्ल क्या करता है, उस छड़ के चारों छोटी छोटी बूंदों के रूप में जमा हो जाता है, जो वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। फिर ये बूंदों के ऊपर से जब हवा वायु क्रॉस होती है जिस स्थान पर, हवा कैथोड का कार्य करने लगती है, और जो लोहे की छड़ नीचे है, अंदर है, वो आपकी एनोड का कार्य करने लगती है। इस प्रकार कैथोड एनोड बन गया, वैद्युत अपघट्य बन गया, तो एक सेल बन गया। इस प्रकार छोटे सेल का निर्माण होता है, जिसे हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। इसका मतलब बन जाता है, ठीक है। अब सेल बन गया तो रिएक्शन होगी, पिछले बताया सेल बन जाता तो रिएक्शन होगी, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे होगी, चलिए आप देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है। तो बात समझ में आ गई, रिएक्शन कैसे होती है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो नई लाइन से लिखेंगे, विद्युत रासायनिक सेल बन जाता, नई लाइन से लिखेंगे। कुछ समय बाद इसमें निम्न रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा, कुछ समय बाद इसमें निम्न रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा जंग लगना प्रारंभ हो जाती है। निम्न रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा जंग लगना प्रारंभ हो जाती है। तो रासायनिक प्रक्रियाएं कैसी हैं देखिए। तो सबसे पहले एनोड है ना बेटा, एनोड पर क्या होगी, फिर कैथोड पर क्या होगी, सही है बेटा। तो एनोड क्या है बताइए, एनोड कहाँ है, एनोड आपका लोहा है। ये काली रॉड किसकी है, लोहे की, ऐसी की है, लोहे की है, किसकी है। तो लोहा किसका कार्य कर रहा है, एनोड का। तो इसका मतलब एनोड से Fe, तो लोहे से मैंने पहली वीडियो में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कितने में बदल गया, Fe2+, बताया। अब ये 2+ आयन क्या करेंगे, ये 2+ आयन लिख ले, ये भी निकला, ये भी निकला। इसका मतलब इस लोहे से दो चीजें निकली, कौन कौन सी, एक इलेक्ट्रॉन निकला, ये देखो इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकले है ना, और इसी के अंदर से क्या निकले, Fe2+ आयन निकले। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन किधर के, वो ऐसे होते हुए रास्ते से होते हुए कैथोड पर चले जाएंगे। लेकिन ये आयन किस में रह जाएंगे, ये आयन इसमें रह जाएंगे, वैद्युत अपघट्य के विलयन में रह जाएंगे, ठीक है। और वैद्युत अपघट्य अम्ल है, अम्ल को मान लीजिए H2CO3 मान लेते हैं, HCl भी ले सकते हैं, H2SO4 भी ले सकते हो, लेकिन H2CO3 क्यों लिया गया, क्योंकि वायुमंडल में सबसे अधिक विद्यमान गैस है O2 के बाद ऑक्सीजन होती है। पूरे विश्व में या पूरे ब्रह्मांड में आप कह सकते हैं, पूरे विश्व में सबसे अधिक मात्रा में कौन पाई जाने वाली गैस कौन है, O2, तो O2 है। दूसरे नंबर पे CO2 पाई जाती है, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। और CO2 से क्या मिलकर बनाता है, CO3, और CO3 H2O से मिलकर क्या बन जाएगा, H2CO3, ठीक है। कैसे बना देखिए, H2O ना जल है, नमी है, और नमी में क्या बेटा, CO2 अधिक मात्रा में, तो इन दोनों को जोड़ दो H2 और O, इससे O मिल जाएगा, ये उससे मिल जाएगा, तो C जैसे का तैसा, और O 2 और 1 T बन गया H2CO3। तो आप H2CO3 का इस्तेमाल कर ले रहे हो, कोई भी अम्ल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम H2CO3 इस्तेमाल कर रहे हैं। NCERT बुक में H2CO3 दिया गया है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, तो H2CO3 बनेगा, बात समझ में आ गई। चलिए अब कैथोड, तो H2CO3 इसका मतलब ये प्लस वाला किसको ढूंढेगा, माइनस को। तो माइनस इसमें कौन है, तो आपका वैद्युत अपघट्य कौन ले लिया, वैद्युत अपघट्य H2CO3। जब H2CO3 लिया तो किस में टूटेगा, H2CO3 H+ में टूटेगा, और CO3 डबल माइनस टूटेगा। बोलिए, तो डबल माइनस में ढूंढेगा तो ये प्लस वाला किसको क्रिया करेगा, माइनस से, है ना। तो आगे आप रिएक्शन को करना चाहें तो CO3 डबल माइनस कर सकते हैं। तो डबल माइनस इधर, CO3 इधर लगाया, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया इधर भी CO3 आपको जोड़ना पड़ेगा, सही है। और आप चाहें तो ना जोड़ें, NCERT बुक में जोड़ा हुआ नहीं लिखा हुआ, क्योंकि इस CO3 के स्थान पर कोई भी हो सकता है ना, SO4 भी हो सकता है, H2SO4 ले लो, H2SO4 ले लो, तो H+ अलग हो जाएगा और SO4 डबल माइनस अलग हो जाएगा। तो ये
Fe डबल प्लस किससे क्रिया करेगा, SO4, तब यहाँ S इसके CO3 के स्थान पर क्या आ जाएगा, SO4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, SO4। इसलिए ये बदल रहा है, ये भी बदल रहा है, तो ये बदल, यहाँ भी SO4 तो यहाँ भी SO4 आ जाएगा। तो ये बदल रहे हैं, तो ये बदलने वाली चीजों को हम नहीं लिख रहे हैं, एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखा गया, ठीक है। तो क्रिया कौन नहीं बदल रहा, H प्लस नहीं बदल रहा है ना, ये बदल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है हम HCl ले लें, ये भी हम लें हाइड्रोक्लोरिकम, तो यहाँ Cl ले लेंगे तो ये माइनस है Cl, पीछे वाला माइनस होता है, तो यहाँ Cl आ जाएगा, समझ रहे हो बेटा मेरा, तो यहाँ Cl आ जाएगा। तो इसका में बदल कौन रहा है, Cl। तो आप चाहो तो जो बदल रहा है उसको मत लो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। चलिए, तो इसको मतलब इधर वालों को नहीं ले रहे, इसका मतलब हम इसको नहीं जोड़ रहे हैं, सही है बेटा, तो हम इसको नहीं जोड़ रहे हैं। तो आपके पास केवल ये Fe2 प्लस जैसे का तैसा बना रहेगा। ये किससे जुड़ेगा, जो इसके सामने पड़ जाएगा माइनस वाला, प्लस के सामने जो माइनस वाला पड़ जाएगा, CO3 पड़ जाएगा तो CO3 चिपक जाएगा, SO4 मिल जाएगा तो SO4 से चिपक जाएगा, Cl मिल जाएगा Cl से चिपक जाएगा। इसलिए ये चिपकने के लिए तैयार है, ऐसे खड़ा हुआ है, समझ लीजिए, जो अम्ल आ जाएगा उससे क्रिया कर देगा, तो इसलिए ऐसी रिएक्शन बनी रहेगी। तो एनोड पर रिएक्शन हो गई। अब बात करते हैं कैथोड पर। तो कैथोड क्या होता है, अब कैथोड बताइए कहाँ, कैथोड कौन है, O2। मैंने बताया था इससे क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं आप सभी को, देखिए ये देखिए इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये देखो ये वाला आयन तो ये तो इसमें चला गया, वैद्युत अपघट्ट में ये बन गया, और ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हुए कैथोड पर इलेक्ट्रॉन 2e के पास जाएंगे। तो इसका मतलब O2 पर कौन जुड़ेगा, यहाँ O2 रहेगा, है ना, O2 ये कैथोड में कार्य करेगी, इस पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसका मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़ जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ क्या जुड़ेगा, बचा कौन बताइए, CO3 कौन ले गया, Fe, है ना, H प्लस SO4 था, तो SO4 कौन ले गया, Fe। HCl मान लीजिए, HCl ले लो, तो HCl में H प्लस Cl को कौन ले जाएगा, Fe, तो बचेगा कौन, H, तो H कहाँ जुड़ेगा यहाँ, और वैसे भी O निगेटिव होता है, और O पर 2 माइनस होते हैं, O पर 2 माइनस, O हमेशा किसको लेता है, H को, तो इसका मतलब यहाँ H आएगा। ऐसे याद कर लीजिए, कितना आसान है ना। अब आप जोड़ दीजिए, जोड़ो बेटा, फटाफट जोड़िए, क्या बनेगा, आप जानते हो H हमेशा किससे, ये H हमेशा किससे जुड़ता है, O से। अब आपको सर इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले जाएंगे, क्योंकि प्लस है, प्लस को समाप्त करने के लिए क्या चाहिए, माइनस, तो कैसे चलेगा, इसके अंदर से कितने माइनस हैं, दो माइनस हैं, तो 2 माइनस के लिए 2 प्लस होने चाहिए, तो 2 प्लस 2 माइनस, अब तो समाप्त हो गया, तो 2 प्लस 2 माइनस क्या बन गया, 2H बनेगा, क्या बन गया, 2H। इसका मतलब इसके ऊपर प्लस चार्ज खत्म हो गया, क्योंकि इस माइनस ने प्लस को काट दिया, तो खत्म हो गया। अब H इससे वो मिलेगा, क्या बनाएगा, H2O, क्या बनाएगा, H2O। ऐसे रिएक्शन हो जाती है, कितना आसान होगी रिएक्शन, अच्छी लगी। अब बराबर करते हैं, बैलेंस करते हैं, देखो यहाँ कितने O 2, यहाँ O कितने 1, तो यहाँ 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2 का हो गया 2। अब H कितने हो गए 4, देखिए 2 दूनी 4, तो 4H बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 बेटा करना पड़ेगा, हो गया, ऐसे हो गई रिएक्शन। और इसमें 4 यहाँ किया तो 4 यहाँ भी करना पड़ेगा, क्योंकि जितने प्लस, देखिए 4 प्लस हो गए, इस 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 बार इसको लिखो, 4 बार लिखोगे, प्लस 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 प्लस, तो कितने प्लस हो गए 4, तो 4 प्लस हो गए, तो इसमें 4 माइनस होने चाहिए, भी बताया था बराबर होने चाहिए प्लस माइनस, हाँ, तो इसलिए 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना पड़ेगा। अब आपके बैलेंस हो चुकी है, तो आप इन दोनों को कॉपी कर लें। मैंने बोला था कि निम्न अपक्रियाओं द्वारा जो लोहे में जंग लगती है। अब अपक्रिया लिख लीजिए, एनोड पर ये वाली अपक्रिया, कैथोड पर ये वाली अपक्रिया, उतार लीजिए, कॉपी कर लो, दोनों उतार लो, फिर जोड़ दीजिए, बाद में कर लीजिए फटाफट, समझ में आ गया हो तो आप कर लीजिए। और पिछली वीडियो में हम आपको दोबारा समझा चुके हैं ना, तो पिछली वीडियो में पहले ही समझा चुके हैं, है ना, कितना आसान रिएक्शन को करना। मुझे लगता है आपको रिएक्शन थोड़ी समझ में आने लगी होगी, थोड़ी थोड़ी तो आ ही नहीं लगी होगी, फिर भी हम आपके पास रिएक्शन सिखाने में आपको किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, आपको हर हाल में रिएक्शन सिखाते रहेंगे। केमिस्ट्री तभी आपने अगर रिएक्शन नहीं सीखी तो केमिस्ट्री नहीं सीखी, चाहे कोई भी टीचर हो, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी बीएससी कर ले, चाहे एमएससी कर ले, लेकिन उसने रिएक्शन नहीं सीखी तो उसने केमिस्ट्री नहीं सीखी, ये गारंटी है। थ्योरी सीख ली तो क्या सीखी, थ्योरी तो आप कोचिंग की जरूरत नहीं है, ऐसी पढ़ लीजिए।
तो इसका तो रिएक्शन सीखना बहुत जरूरी है। तो ये आपकी क्लियर हो गई। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, पूर्ण सैलब क्रिया बनेगी। पूर्ण सैलब क्रिया दोनों को जोड़ दीजिए, फटाफट जोड़ो। तो दोनों को जोड़ेंगे, मैंने बताया जोड़ने के लिए क्या, ये बराबर होना चाहिए 4e बताया था। तो ये 4e बराबर नहीं है, ई को काटना होता है, तो ये ई को काटेंगे क्योंकि ई एक्स्ट्रा है। ई को काटने के लिए इसमें मल्टीप्लाई कितने कर दोगे आप, 2 का, है ना। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, क्या हो जाएगा 2, मन में कर लो। तो 2 यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गए और 2 यहाँ हो गए, कर लिए। तो ये जब 4 हो जाएंगे तो ये 4 से 4 कट जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये 2 ई उस साइड में, 4 ई हो गया, तो ये 4 ई उस साइड में और ये 4 ई देखो पूंछ के पीछे है पूंछ के, ये हेड है, देखो सिर है, सिर के उधर है, और मतलब RHS में राइट हैंड साइड में, और ये जो है 4 ई ये लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, कट जाते हैं, ठीक है, खत्म हो जाता है। तो 4 ई से 4 ई कैंसिल, तो यहाँ क्या हो गया 2 ई 2Fe, तो यहाँ हो जाएगा 2Fe प्लस ये O2 जैसे का तैसा प्लस, है ना, 4H प्लस जैसे का तैसा। अब इधर क्या बचा, तीर के उधर क्या बचा, 2 का मल्टीप्लाई करें 2Fe प्लस, ठीक है, और इस साइड में क्या बचा 2H2। ऐसे रिएक्शन हो जाती है, होगी पूर्ण सैलब क्रिया। तो लिख लीजिए पूर्ण सैलब क्रिया, पूर्ण सेल अभिक्रिया। तो देखिए ये रिएक्शन उस लोहे की छोटी जो सतह होती है जिस पर विद्युत रासायनिक सेल बन गया, वहां पर धीरे 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 रिएक्शन हो रही है। वो रिएक्शन ऐसे होती है, धीरे धीरे होती है, समय लगता है रिएक्शन होने में, क्योंकि छोटा सेल बना, बड़ा सेल होता जल्दी रिएक्शन हो जाती है, छोटा सेल बना धीरे धीरे रिएक्शन होगी, धीरे धीरे कई दिनों तक जंग लगती है, कई दिनों बाद जंग लगती है। तो ये रिएक्शन हो गई, समझ में आ गया। अब क्या होगा, ये वाला जो कंपाउंड बना, ये वाला जो पदार्थ बना, उत्पाद बना, प्रोडक्ट बना, ये O2 से क्रिया कर जाएगा, किससे, O2, इसमें O2 प्रवेश कर जाएगी, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन प्रवेश करके क्या बनाएगी, देखिए रिएक्शन क्लियर। चलिए, तो ऑक्सीजन प्रवेश करके क्या बनाएगी, समझ में। हाँ, आप चाहो तो इस 2 का मल्टीप्लाई आपने किया था, उस 2 को मल्टीप्लाई को आप ऐसे करके लिख दीजिए, एक लाइन और बढ़ा दीजिए, 2Fe प्लस 4e 4e इस साइड में था, नहीं सॉरी इस साइड में था, 4e प्लस 2Fe 2 प्लस, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, उसी में 2 का मल्टीप्लाई करके लिख लो, ठीक है, समझ में आना चाहिए। चलिए, हाँ, तो इसमें O2 ये मिल जाएगी, जो प्रोडक्ट बनेगा O2 मिल जाएगी। तो आपको एक रिएक्शन और करनी पड़ेगी, इन दोनों क्लियर करा दो, 2Fe 2 प्लस 2H2 प्लस O2, सही बेटा। अब रिएक्शन बताइए कैसे हुई, बताइए। O किससे क्रिया करेगा, O है, ऑक्सीजन मिल गई, ऑक्सीजन क्यों मिल गई, क्योंकि प्लस है और प्लस माइनस को ले गया, ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन तो बहुत अधिक मात्रा में बताया था, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो पहले क्रिया करेगी, बाद में आने गया समझ गया, पहले मैं बड़ा हूँ तो मैं क्रिया करूंगा, है ना। तो O2 क्रिया करेगी, तो O2 क्रिया करेगी, ये किस में बदलेगा, ये इससे क्रिया करेगी, क्यों, क्योंकि O2 पे नेगेटिव वो चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से क्रिया करता है। इसका मतलब ये भी O इसी से, मतलब यहाँ से भी O निकलेगा और यहाँ से भी O निकलेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, Fe2O3 का निर्माण होगा, कैसे बेटा, ये आपको आप सब लोग नोट कर लो, ये नियम है। अब मैं नियम बता रहा हूँ, ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, कुछ नियम होते हैं उनको ध्यान रखिए। कुछ नियम क्या है कि Fe2 प्लस होगा वो Fe3 प्लस में बदलता है, ठीक है, इसको कहते हैं फेरस और इसको बोलते हैं फेरिक। Cu प्लस होगा तो Cu2 प्लस में बनेगा, इसको कहते हैं क्यूप्रस, इसको कहते हैं क्यूप्रिक। एक Hg प्लस होगा Hg2 प्लस में बदलेगा, इसको कहते हैं मर्क्यूरस, इसको कहते हैं मर्क्यूरिक। कम जिस पर प्लस होगा उसमें जोड़ोगे अस, और जिसमें प्लस ज्यादा होंगे उसमें जोड़ोगे इक, इसलिए इनमें एक जोड़ रहे हैं मर्क्यूरिक। ऐसे ही Sn, इसमें 2 प्लस होते हैं और Sn चेंज होता है 4 प्लस में, ये स्टेनिक, स्टेनस, स्टेनिक। अब ये थोड़े आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, 2 प्लस 4 प्लस में बदल जाते हैं। ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं, कुछ ऐसी धातुएं हैं जो अपना रूप बदल देती है, ठीक है। जैसे आपके
जीवन काल में आपके मानव रूप में भी ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो अपने समय पर अपना रूप बदल लेते हैं, समय पर अपना नया रूप दिखा देते हैं। ऐसे ही ये भी कुछ पदार्थ हैं जो अपने समय आने पर अपना नया रूप बदल लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो Fe2+ किसमें बदल जाएगा? Fe2+ किसमें बदल जाएगा? Fe3+। इसमें ध्यान रखेंगे, ये चाहो तो नोट कर लो अलग से। ये कुछ पदार्थ होते हैं जो अपने में चले जाते हैं। Ni2+ होगा तो Ni4+ में बदलेगा। Ni4+, ऐसे लिख दो, ऐसे इसको इकट्ठा करके हम ऐसे लिख सकते हैं 4+, ऐसे इसको लिख दो 4+। ठीक है, Ni2+ किसमें बदल जाएगा बेटा? Ni4+। इस 2+ को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात। ठीक है, निकल बात समझा दी। और कौन बचा? मैं समझता हूँ सारे हो गए। ठीक है, इनका नाम लिख लीजिए। का निकलस, ये निकलिक, स्टेनस स्टेनिक, मरकरी मर्क्यूरिक, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक, कॉपर क्यूप्रस क्यूप्रिक, फेरस फेरिक, इसी को फेरो बोलते हैं, इसी को फेरी बोलते हैं, ये फेरी है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम फेरी साइनाइड, पोटेशियम फेरो साइनाइड, सुने होंगे? हाँ, तो इसी से बनते हैं, इसीलिए इसको रिएक्शन को ध्यान रखें। तो बेटा आपके समझ में आ गया ये किस में बदल गया? ये 2+ किस में बदल जाएगा? Fe3+ में। ठीक है, अपना रूप बदलेगा क्योंकि ये पहले क्रिया कर चुका किसी दूसरे से। सोचने वाली बात है, ये Fe2+ CO3 से क्रिया कर चुका था, मैंने वो CO3 लिखी नहीं थी। Fe2+ CO3 से भी क्रिया करा था, SO4 से भी क्रिया कर सकता है, Cl से भी क्रिया कर सकता है। तो वो सबका ये दोस्त है, सभी से क्रिया कर चुका है ना। इसकी 3 पत्नियां हैं तो ये तीनों से क्रिया कर चुका, इसलिए अब उनको सबको छोड़ेगा तो दूसरे को अपनाएगा, तो दूसरे को अपनाएगा तो अपना रूप बदलेगा, तभी तो अपनाएगा, नहीं तो लफड़ा नहीं हो जाएगा, है ना। तो सीधी बात है, अपना रूप बदलेगा तो किसी दूसरे से क्रिया कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। आप भी जानते हैं, अगर किसी दूसरे के साथ अरेंज करना है तो आपको अपना नया रूप बदलना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा पहचान जाएगा कोई व्यक्ति, है ना। तो ये 2+ किससे बदल जाएगा? 3+ में, और 3+ बदल जाएगा तो अब ये माइनस से क्रिया करेगा, O से क्रिया कर जाएगा। और क्रिया करते समय हमने बताया कि ये 2 और 3 से कोई मतलब नहीं होता, ये 2 नहीं लेके जाते। ठीक है, बस अब रिएक्शन इसके ऊपर 2 होता है, तो अब रिएक्शन कैसे होती है? ऐसे पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो इसके 2 आपके यहाँ आ जाएंगे और इसके 3 आपके यहाँ आ जाएंगे, तो बन गया Fe2O3। गले मिलते हैं, गले दोनों आपस में गले मिलेंगे या ऐसे करते हैं, दोनों को मिलना है तो इसके पास जो हार है वो इसको पहना देगा, ऐसे इसके गले में डाल देगा। इसके पास जो हार है गले का हार वो इसके ऊपर पहना देगा, बन गया। तो होने दोनों में दोस्ती, ऐसे कंपेयरिंग हो जाएगी, तो बन गया Fe2O3। समझ में आ गया? चलिए अब बैलेंस, अब क्लियर। अब क्या बचा आपके पास? केवल H बचा। कितने H? 4H। तो 4H+ जैसे का तैसा, यही 4H+ क्रिया कर रहा था, आप 4H+ निकाल दिए, देखो है ना, 4H क्रिया कर रहा था, आप 4H निकाल दिए, तो ये बन गया आपका 4। देखिए बैलेंस, देखिए बैलेंस हो गया। O कितने? 2, और 2 का मल्टीप्लाई 2 कितने हो गए? 4 इस साइड में O है, 4 में से 3 निकल गए, कितना बचा? 1 O बचा, है ना। कितना बचा? 1 O। ठीक है, और कोई बचा? तो आप करते हैं, इस 2H2O लिखा है तो 2H2O को हम ऐसे करते हैं, एक हटा ही दे तो कोई दिक्कत, बैलेंस होगी। देखिए बैलेंस होगी, हटा सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी 2H2 यहाँ लिखा है, 2H2 यहाँ ले, जरूरी नहीं है। ठीक है, ये आवश्यकता के अकॉर्डिंग देते हैं। तो O और O 3 हो गए, और आप लिखना चाहते तो लिख रहेंगे, देखिए कोई दिक्कत नहीं। अगर लिखा रहेंगे तो आपको एक O ज़्यादा पड़ रहा था, O ज़्यादा है तो आप इसको काट दीजिए, 2 का भाग दे दो इसमें, तो 2 एकम कट गया, ऐसे काट दो तो 1 O बचा। तो देखो 2 O ये और 1 O थी, है ना। इसलिए इसको आप जो अकेली संख्या होती है, सिंगल वाले पदार्थ को हम आधा कर सकते हैं, जो अकेला रखा हो, 2 परमाणुओं से बना। ये अलग अलग H और O, इनमें 1/2 कम कर चांस कम पड़ता है, इनमें 1/2 मत करना। आप अकेला है O, देखो O अकेला है, O से मिलकर बना है, दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे, तो इसको आधा कर सकते हैं, ये भी नियम होता है। ठीक है, ये भी नियम आधा कर सकते हैं। और आधा नहीं करना चाहते हो तो मैंने अभी बताया ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आधा नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे कर लो, 2Fe2+ H2 बना रहे दो और O2 ऐसे कर दो, मतलब यहाँ 2 हटा दो। ठीक है, इसमें 2 जो है इसको काट सकते हो, इसमें 1/2 का भाग दे सकते हो, ऐसे कहने का। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए। हाँ,
मतलब H2 यहाँ पर तो आपका और O3 और इससे मिल जाएगा तो बन जाएगा Fe2O3। तो आपका 2H बचेगा, 2H लिख दीजिए। ये और ये एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए अब एक और रिएक्शन होगी बेटा, आगे एक और रिएक्शन होगी। क्या होगा, ये जंग लगाएगा, ये वाला और आपस में क्रिया करेगा। ये किससे लिबड़ जाएगा, जल के साथ लिबड़ जाएगा। जल के H2O, X माने 10 हो सकते हैं, बूंदें तो कई होती हैं, 20 बूंदें, 30 बूंदें, 1000 बूंदें, लाखों बूंदें, पता ही नहीं कितनी बूंदें, तो X बूंदें मान ले रहे, X H2O के और इसके साथ लिबड़ जाएंगे और जंग का निर्माण करेंगे। तो क्या होगा, तो नई लाइन से लिखेंगे। इतना लिखने के बाद ये वाली रिएक्शन लिख लो, बाद में ये वाली रिएक्शन लिख लो, Fe2O3। इसका नाम है एरिक ऑक्साइड, लिख लीजिए फटाफट, फेरिक ऑक्साइड। ये ऐसे मत लिखना, लिखती यहाँ लिख, ठीक है, बात समझ में आ गई, ऐसे करिए, 1 मिनट तक क्लियर। ये अब वाली में मैंने अथवा करके लिखी, वो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लिख लिया, लिखिए। इस प्रकार प्राप्त फेरिक ऑक्साइड, इस प्रकार फेरिक ऑक्साइड जल के बहुत सारे अणुओं से मिलकर, जल के बहुत सारे अणुओं से, जल के बहुत सारे अणुओं से मिलकर, जल के बहुत सारे अणुओं से मिलकर Fe2O3.XH2, ये कंपाउंड लो, Fe2O3.XH2O की लाल भूरे रंग की परत बना लेता है। ठीक है, कौन, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड जल के बहुत अणुओं से मिलकर Fe2O3.XH2O की लाल भूरे रंग की परत बना लेता है। लाल डैश भूरा रंग, लाल भूरे रंग की परत बना लेता है, जिसे जंग कहते हैं। जिसे, ये जंग का सूत्र, जिसे क्या बोलते हैं, जंग। इसे लिख लीजिए, जिसे जंग कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रस्ट, RUST, जिसे जंग या रस्ट कहते हैं। लिख लीजिए, रस्ट भी लिख लो, RUST, जिसे जंग या रस्ट कहते हैं। तब इस क्रिया को लोहे में जंग लगना कहते हैं। तो इसकी वजह से जंग लगती है, तब इस क्रिया को लोहे में जंग लगना कहते हैं। मैं समझता हूँ आपको समझ में आएगा लोहे में जंग कैसे लगती है। क्लियर हो गया। तो आपको लोहे के जंग, लोहे में देखिए, अगर स्टूडेंट्स आपको यदि ये तीनों रिएक्शन थोड़ी हार्ड सी लग रही है, तो इन तीनों रिएक्शनों को आप ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन वो 2 रिएक्शन तो आपको लिखनी पड़ेगी, कैथोड पर क्रिया और एनोड पर क्रिया, वो दोनों रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। ये तीनों आप चाहें तो तीनों को एक लिख सकते हो। तीनों कैसे कर सकते हैं, तीनों को ऐड कर दो, ठीक है। अगर ये रिएक्शन नहीं लिखना चाहते हो, ये रिएक्शन भी नहीं लिखना चाहते, ये भी नहीं लिखना चाहते, तो तीनों की ऐड करके वो रिएक्शन याद कर लीजिए, वो लिख लीजिए, ठीक है। लेकिन वो रटने वाली हो जाएगी, आपको समझाया था ऐसे रिएक्शन, ठीक है। तो हम ऐड करते हैं। देखिए, ऐड करने के लिए आपने देखा, ऐड करने का तरीका क्या है, जो सेम है, जो समान है, उसको हटा दीजिए। देखिए 2Fe2 प्लस लिखा है, सेम है, देखिए 2Fe2 प्लस सेम है, कट जाएगा, ये उधर है और ये इधर। 2H2O लिखा है, 2H2 लिखा है, कट जाएगा, हट जाएगा। और क्या लिखा है, 1/2O2, इधर O2 नहीं है, नहीं हटेगा, तो ये जैसे का तैसा। अब देखिए 2, मैं तीनों को जोड़ रहा हूँ एक साथ में, ठीक है। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, Fe2O3 सेम है, कट गया। XH2O नहीं कटेगा, ठीक है। अब आपका पास जो बचा है उसको आप जोड़ दीजिए, बस आपकी रिएक्शन हो गई। कौन कौन बचा है आपके पास, 2Fe बचा है, ठीक है, और आपके पास O2 बचा। लेकिन O2 कितने हो गए, देखिए ये 1 O2 है और ये 1/2O2, ये 1 है और ये आधा है, तो कितना हो गया, तिहाई, अर्थात 3/2, ठीक है बेटा। इसको जोड़ना तो आपको आता होगा, अगर जोड़ना नहीं आता तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो 1/2O2, 1 O2 और 1/2O2, O2 कॉमन ले लो, O2 कॉमन ले लिया, कॉमन लेके बाहर आ गया, आपके पास बचा था 1, यहाँ क्या बचा 1/2। अब इनको जोड़ दो, लघुत्तम लेके जोड़ लो, ठीक है, लघुत्तम ले लेना, कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 3/2 और आपका O2, तो ये आपको लिख दिया। क्लियर हुआ। प्लस, हाँ एक और देखिए, ये देखो 4H प्लस और ये देखो 4H प्लस, ये भी कट गए। अब आपके पास केवल बचा है, ये बचा और ये तो जुड़ गया, और XH2, बस हो गई रिएक्शन। कितनी आसान,
आपके पास ये कट गया सब, ये बचा Fe2 ये वाला Fe2O3.XH2। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है जल योजित, इसका पूरा नाम जरूर लिख लें, इसका पूरा नाम है जल योजित फेरिक ऑक्साइड, जल योजित फेरिक ऑक्साइड, या एक और नाम है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? नाम मैं लिख दे रहा हूं जल योजित फेरिक ऑक्साइड। ठीक है बेटा, ये जल है फेरिक ऑक्साइड, इसी को कहते हैं हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड। ठीक है, हाइड्रेट माने जल होता है, इसलिए हाइड्रेटेड जल फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। टिड है, टिड डालिया ड लगेगा, ट्रिड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इसी को कहते हैं लाल भूरे रंग का जंग, लाल भूरे रंग की जंग का लगना, तो ये जंग का सूत्र है। ठीक है, तो आप ये तीनों रिएक्शन अगर लिखने में, अगर आपको पढ़ने में या याद करने में कठिनाई हो रही है तो आप ये वाली रिएक्शन रट लो, फिर आपको ये रटनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन वो दो रिएक्शन कैथोड पर होने वाली क्रिया और एनोड पर क्रिया वो आप जरूर लिखेंगे। ठीक है, नहीं तो नंबर थोड़ा कम आने का चांस है, डायरेक्ट नहीं लिखना। ठीक है, आपको समझ पड़ गया? चूंकि टॉपिक पूरा ही कर दे रहे हैं तो आप हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, लिखिए संक्षारण को प्रभावित करने वाले का डालो, फटाफट ये भी करा दें, इनको लिख लो। आज आपका पूरा टॉपिक मतलब पूरा चैप्टर फिनिश होने वाला है। विद्युत रसायन जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था वो आज पूरा समाप्त हो जाएगा। तो यानी संक्षारण को प्रभावित करने वाले कार्य हेडिंग डाल लीजिए, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक। अगर किसी बच्चे को ये रिएक्शन फिर भी समझ में नहीं आई हो तो मुझसे कमेंट करके जरूर बताएं, तो मैं आपको दोबारा से बताऊंगा। ठीक है, और वैसे हमने दोबारा बता दी है। हाँ देखिए, नंबर 1 धातुओं की, ऐसी पॉइंट डाल लीजिए, ज़्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं। देखिए धातुओं की क्रियाशीलता, धातुओं की क्रियाशीलता या फिर सक्रियता, पहला पॉइंट लिखें, हेडिंग ना डालें, धातुओं की क्रियाशीलता या सक्रियता। बेटा मतलब कहने का जो अधिक ज़्यादा क्रियाशील धातु होगी, ज़्यादा क्रिया करेगी, वो जल्दी करेगी। ठीक है, जो धातु अधिक क्रियाशील होगी वो अधिक तेजी से संचारित होती है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, वो जल्दी क्रिया करेगी, और जल्दी क्रिया करेगी जल्दी मरेगी। भाई जल्दी लड़ने के लिए जाएगी ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन से लड़ रही है, ये फिर ऑक्सीजन से लड़ रही है, जल्दी ऑक्सीजन के साथ लड़ रही है, किसके साथ? नमी की उपस्थिति में क्रिया कर रही है। तो नमी H2 है, H2H+OH आने से टूटा है, तो नमी की उपस्थिति में क्रिया करेगी, जल्दी जाएगी, जल्दी मरेगी, जल्दी संचारित होगी। इसका मतलब जो अधिक क्रियाशील धातुएं हैं वो अधिक तेजी से संचारित होती हैं, इसीलिए ज़्यादा क्रियाशील नहीं होना चाहिए। मैं सभी आपसे निवेदन भी करता हूँ, इसलिए ज़्यादा आपको क्रियाशीलता नहीं आपके अंदर भी होनी चाहिए, है ना। आप थोड़े विनम्र स्वभाव के हो तो आपका जीवन काल बड़ा लंबा रहता है, और जिसमें क्रियाशीलता ज़्यादा होती है, फालतू क्रिया करता है, फालतू लड़ता झगड़ता है, उसकी जो एज होती है वो कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट, वायु तथा नमी की उपस्थिति में, वायु तथा नमी की उपस्थिति, लेकिन ये भी है दूसरा पॉइंट है, हेडिंग नहीं डालना, समझा रहे हैं। वायु और नमी, अगर वायु और नमी वायुमंडल में ज़्यादा है, ज़्यादा तेजी से वायु चल रही है, ज़्यादा नमी है, तो जल्दी लोहा गलेगा, क्योंकि ज़्यादा नमी की उपस्थिति में ज़्यादा H आयन बनेंगे, ज़्यादा H आयन बनेंगे, ज़्यादा ऑक्सीजन होगी, ज़्यादा ऑक्सीजन ज़्यादा H आयन होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा Fe में से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए मजबूर कर देगी। जब Fe में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो Fe कमजोर पड़ेगी, तो जल्दी लोहा गलना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अम्ल का निर्माण करती है। नेक्स्ट पॉइंट, वैद्युत अपघट्य की उपस्थिति, वैद्युत अपघट्य की उपस्थिति। अब वैद्युत अपघट्य जैसे इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि नमक है, KCl है ना, बहुत सारे वैद्युत अपघट्य होते हैं। अगर उनकी उपस्थिति में अगर हम लोहे को डाल दें, कहते हैं नमकीन पानी, वैद्युत अपघट्य नमक हो गया और नमकीन पानी हो गया, उसमें पानी मिला दिया, और नमकीन पानी में अगर हम लोहे की छड़ डाल दें तो बेटा बहुत तेजी से संचारित होती है। इसीलिए जो लोहे के लोहे के बने जो जहाज होते हैं जो समुद्र में तैरते हैं, वो समुद्र में लोहे के जहाज जल्दी गल जाते हैं, क्योंकि समुद्र में NaCl होता है, नमक होता है,
इसकी वजह से जल्दी से जो जहाज है वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, संक्षारित हो जाते हैं, इसलिए उनको 1-2 साल बाद बाहर निकालना पड़ता, दोबारा यूज नहीं करते, फिर नए डालने पड़ते हैं। ठीक है, हाँ। तो वैद्युत अपघट की उपस्थिति में भी धातुएं तेजी से संक्षारित होती हैं। आप आपकी इच्छा है तो आप चाहे हेडिंग डाल के ऐसे लिख लीजिए जैसे मैं समझा रहा हूँ, चाहे आप ऐसे कॉमनली लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में सीधा पॉइंट करके लिखिए, हेडिंग करके नहीं लिखिए। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अशुद्धियों की उपस्थिति में। अशुद्धियों की उपस्थिति में, अशुद्धियों की उपस्थिति में तो मैंने बताया जहाँ अशुद्धि ज़्यादा होगी, अभी छड़ पे बताया, जहाँ अशुद्धि ज़्यादा होगी वहाँ तेजी से संक्षारण होगा। ठीक है, जहाँ इम्प्योरिटी ज़्यादा होगी वहाँ तेजी से संक्षारण होगा। इसका मतलब अशुद्धियों की उपस्थिति में धातुओं की संक्षारण तीव्र हो जाती है। अशुद्धियों की उपस्थिति में धातुओं की संक्षारण कैसी आती है? तीव्र हो जाती है, क्योंकि वहाँ एक संचायक सेल बन जाता है, छोटा सा, है ना, सेल बन जाता है, विद्युत रासायनिक सेल, जिसे गैल्वेनिक सेल। ये आपके 4 पॉइंट हैं। अब हेडर डाल लीजिए, संक्षारण को रोकने के उपाय। अब संक्षारण रोक कैसे सकता है यार? ऐसे तो क्षतिग्रस्त हो जाएगा, जहाज भी खत्म हो जाएंगे, जंगलें भी आपकी धीरे धीरे संक्षारित हो जाएंगे, पानी बरसात होगी, अम्ल बनेगा तो लोहे में जंग लग जाएगी, खेत अगर लोहे के वो भी संक्षारित हो जाएंगे। तो उससे बचने का उपाय क्या है? बचने का उपाय आप लोग जानते हो, आप लोग पेंट कर देते हो, ग्रीस लगा देते हो, है ना। इसका मतलब एक धातु का दूसरी धातु के ऊपर लेपन कर देते हो, जिसको विद्युत लेपन कहते हैं, पिछली वीडियो में बता चुके हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। उससे भी धातुएं संक्षारित होना रुक जाती है। ठीक है, तो पहले हमने संक्षारण को रोकने के उपाय देखिए, लोहे में ही लिखा है, देखो, लोहे के ऊपर जंग लगने को रोकने के लिए, लोहे के ऊपर जंग लगने से रोकने के लिए निम्न विधियां प्रयोग की जाती हैं। निम्न विधियां प्रयोग की जाती हैं, पॉइंट करके लिख लो। नंबर 1, धातुओं की सतह पर, पॉइंट नंबर 1, धातुओं की सतह पर तेल, ग्रीस, पेंट आदि लगा देने से उनका या लोहे का संक्षारण रुक जाता है। दूसरा पॉइंट, लोहे की सतह पर, ऐसा मत सोचना जल्दी जल्दी बोल रहे बेटा, आप वीडियो को रोक कर दोबारा देख लेना। वीडियो बहुत बड़ा होता है और वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो MB ज़्यादा जाएंगे, ज़्यादा GB डाटा चला जाएगा तो आपके चार्ज ज़्यादा कटेगा, आपका सुनना का डाटा ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए कम MB का होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, लोहे की सतह पर, दूसरा पॉइंट है, लोहे की सतह पर टिन, जिसका सूत्र है Sn, निकेल, जिसका सूत्र है Ni, जिंक, जिसका सूत्र है Zn, क्रोमियम, जिसका सूत्र है Cr, आदि धातुओं की पतली परत लेपित कर देते हैं। लेपित कर देने से संक्षारण रुक जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, लोहे की सतह पर कोलतार, डाबर जिसे बोलते हैं वो कोलतार होता है, कोलतार, जिसको लिख लो तार को लिख लो, तार कोल, कोलतार या तार कोल। ठीक है, जिसको हम डाबर बोलते हैं, डाबर हिंदी भाषा में, सड़क बनाते हैं, कोलतार आदि का लेपन करने से भी संक्षारण रुक जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, लोहे की सतह पर ग्रेफाइट जो पेंसिल में होती है, पेंसिल की नींव होती है काले रंग की, वो ग्रेफाइट होती है, चिकनी होती है। ग्रेफाइट का लेपन करने से भी संक्षारण रुक जाता है। ठीक है, संक्षारण रुक जाता है। इस प्रकार से धातुओं का संक्षारण रुक जाता है। ठीक है, इसका मतलब अगर लोहे के ऊपर हम जिंक का लेपन कर देते हैं तो उस क्रिया को जस्तीकरण या जिंकीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और ये इस पूरी घटना क्या कहलाती है? विद्युत लेपन कहलाती है। आप पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इसका मतलब विद्युत लेपन करके भी हम धातुएं संक्षारित होने से बचा सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिख लीजिए, लोहे की सतह पर
ठीक है, लोहे की सतह पर विद्युत लेपन द्वारा भी संक्षारण रोका जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपकी इंपॉर्टेंट इसमें केवल था संक्षारण किसे कहते हैं और संक्षारण की रासायनिक क्रियाविधि क्या है, संक्षारण का वैद्युत रासायनिक सिद्धांत क्या है, कैसे लोहे में जंग में, इतना ही। अब आपका कंप्लीट चैप्टर पूरा हो गया। मैंने आपको पूरी थ्योरी कंप्लीट करा दिया, एक एक एनसीईआरटी का एक एक पार्ट कंप्लीट करा दिया। आईआईटी और नीट के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप अगर आप आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं, नीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी जो बुक मैंने कराई है पूरी तरह से आप उसको छान लीजिए, अच्छी तरह से रट लीजिए और सारे न्यूमेरिकल आपको कराएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल जानेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी बताएं। खराब लगी हो तभी कमेंट करें, खराब लगी हो तब भी कमेंट करें, तभी हमें आपको अच्छा खराब लगेगा। धन्यवाद।